वेलकम टू सिक्स्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें वर्नर्स थ्योरी तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब वर्नर्स थ्योरी के बाद हमें पढ़ना है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वर्नर थ्योरी ने हमें ये बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि स्ट्रक्चर में किस किस तरीके से बॉन्डिंग फॉर्मेशन उसमें होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताएगा कि उसकी शेप और साइज कैसा हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें यहाँ पर ही ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, अब हम कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोर्ड वाले पॉइंट्स मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। ये हमारे पास कुछ इसके पोस्टुलेट्स हैं, एजम्पशंस हैं जो हमें मान के चलने पड़ेंगे कि वीबीटी ने इस तरीके से जो पॉइंट्स बताए हैं वो हमें पहले से ही कंसिडर करके चलना है। ठीक, ठीक है, इन पॉइंट्स को मैं जल्दी फटाफट यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम चलेंगे वहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, देखो इसके पॉइंट्स हैं, एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या याद रखना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दिया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया था पॉलिंग ने। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग। अब यहाँ पर देखो इसके अजम्पशंस क्या है, इसके पोस्टुलेट क्या है कि हमें क्या मान के चलना है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है, क्या कंसिडर करता है। देखो फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल मेटल और एटम। ये इसके पास थोड़े से डी ऑर्बिटल अवेलेबल होने चाहिए। थोड़े से कितने, जितने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है उतने। जैसे फिर एक बार देखो एग्जांपल हम वही लेते हैं K4FeCN6। मतलब अगर यहाँ पर आयरन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से बना रहा है कि यहाँ पर Cn ने अपने लिगेंड कहाँ रखे हुए हैं, आयरन के, सॉरी Cn ने अपने लोन पेयर्स कहाँ रखे हुए हैं, आयरन के डी ऑर्बिटल के अंदर रखे हुए हैं। तो आयरन के पास इतने डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होनी भी चाहिए कि वो 6 Cn के लोन पेयर को अपने पास रख सके। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन makes available a number of vacant d orbital equal to its coordination number। इसके coordination number के बराबर इसके पास d orbital अवेलेबल होने भी चाहिए। ठीक, सेकंड सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वैकेंट टी ऑर्बिटल फ्रॉम कोवलेंट बॉन्ड विद द लिगेंड ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर यहाँ कंसीडर करके चलना पड़ेगा, इसका कंसिडरेशन यही है कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर हमें साइज एक्सप्लेन करना है तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो हमें वर्नर थ्योरी ने बताया था कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट नहीं कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये वीबीटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझना है, हमें यहाँ पर शेप साइज का कंसेप्ट समझना है, तो हमें मानना ही होगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, और अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो हम वहां पर शेप डिफाइन नहीं कर सकते। तो सिर्फ शेप और साइज डिफाइन करने के लिए ही ये वीबीटी बनाया गया था एक्चुअल में, और इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोवलेंट है। ये कंसिडरेशन है, और ये इसका ड्रॉबैक भी है कि जो चीज रियल में होती नहीं है हमें वो भी यहाँ पर एज्यूम करके चलनी पड़ती है, बहुत ज्यादा assumptions है इसके। ये इसका ड्रॉबैक भी है, तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है। सेंट्रल मैटर और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है रियल में, लेकिन जब हम वीबीटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वहां पर हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है कि ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से जब हम सीएफटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमें कंसिडर करके चलना पड़ेगा कि वहां पर आयोनिक बॉन्ड है। ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, रियल में होता है कोऑर्डिनेट, लेकिन अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम उसे कोवलेंट मानेंगे और अकॉर्डिंग टू सीएफटी हम उसे आयोनिक मानेंगे। ठीक, तो दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स। कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं इनके बीच में। ठीक, थर्ड पॉइंट है हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ वैकेंट मेटल ऑर्बिटल एंड फिल्ड लिगेंड ऑर्बिटल। दिस कंप्लीट ओवरलैप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए मेटल लिगेंड और सिग्मा बॉन्ड। जैसे हमारे पास आयरन एक सेंट्रल मेटल है और सीएन हमारे पास लिगेंड है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये इस फील्ड लिगेंड के साथ में ओवरलैपिंग करेगा, और इस ओवरलैपिंग से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, सिग्मा और पाई। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। जब यहाँ पर इनके ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है,
तो ओवरलैपिंग जहां पर हुई वहां पर बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर कंसेप्ट आएगा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का। और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, स्ट्रक्चर लीनियर। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आते हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक है sp3 और एक dsp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता है तो स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। ध्यान रखनी है चीज हमें। इसी तरीके से हमारे पास अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं तो वहां पर भी दो केस हैं, एक है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 और एक है sp3d2। स्ट्रक्चर दोनों का ही, ज्योमेट्री दोनों का ही ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन ये d2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दोनों अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, इन्हें हम एक जैसा नहीं मान सकते। d2sp3 इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है और sp3d2 आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। ठीक, तो एक बार शॉर्ट में इसे फिर से बता देता हूं मैं। देखो, हमारे पास एक मेटल है और ये लिगेंड है। मेटल को लिगेंड ने सब तरफ से घेरा हुआ है। ठीक, अब लिगेंड के पास लोन पेयर है और मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। अभी यहाँ पर टोटल कितने लिगेंड दिखाई दे रहे हैं हमको? 6। तो इसके पास एम के पास 6 डी ऑर्बिटल खाली होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये अजम्पशन है। फिर ये अपने फील्ड ऑर्बिटल, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल और मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग करके बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से ही यहाँ पर क्या होगा, इनके शेप और ज्योमेट्री यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए हमने यहाँ पर ये टेबल पढ़ ही लिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से डिफाइन होता है अगर किसी भी कंपाउंड के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो होगा डायामैग्नेटिक, और अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक के केस में उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जा सकता है? इस फॉर्मूले से, √n n+2 bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटो, ये इसकी यूनिट होती है। और n है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में भी, केमिकल बॉन्डिंग में काफी बार ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल से रूल है, ये रूल हमारे काम के बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल आएगा हमारे पास, वो कोई भी कंपाउंड दे देगा और वो बोलेगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अब हम फोकस करते हैं सीधा क्वेश्चंस पर, हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाले जाते हैं, या हम बोल सकते हैं वीबीटी के एप्लीकेशंस पर अब हमें यहाँ पर फोकस करना है। देखो, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखना है कि अगर कोई भी कंपाउंड हमें दे दिया जाए तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये याद रखना है, पहला पॉइंट, कि अगर लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड के एग्जांपल्स F-, Br-, I-, H2Cl-, ये सब इसके एग्जांपल है। तो हमें 3D इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं करना है। ठीक है, इट डज नॉट फोर्स द पेयरिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn-CO ट्वाइस, जैसे OX की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सलेट की, En की, तो ये NH3, ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं तो हमें 3D इलेक्ट्रॉन को वहां पर पेयर करना होगा, और पेयर करके उसे हमें क्या करना होगा, पेयर करने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन को हमें डायामैग्नेटिक में बदलना होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, थोड़े से सुनने में अजीब लग रहे होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेके हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन इन, दो एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पर, ये NiCl4-2 एंड NiCN4-2। ठीक, इसे हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, NiCl4-2। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, ये जो भी मैंने दो पॉइंट बताए थे, ये क्या यूज आते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, यहाँ पर सेंट्रल मेटल है Ni, तो सबसे पहले हमें लिखना है Ni का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6
3d6 सॉरी 3p6 3p6 के बाद 4s2 एंड देन 3d8। ये हमारे पास निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है निकल का। ऑक्सीडेशन नंबर x -4 इज इक्वल टू -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर निकल कौन सी स्टेट में, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो अब मुझे निकल का +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो यहाँ से और यहाँ तक तो ये आर्गन की फॉर्म में है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर आर्गन। ठीक है, अब देखो +2 में दोनों s वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4s2 इलेक्ट्रॉन खाली हुआ। तो Ar और 3d8 हमारे पास ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक, अब हमें निकल का फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहा हूँ जो कंप्लीटली फिल्ड है 3p6 तक। यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन का कोई चेंज होना ही नहीं है, तो यहाँ तक तो हम इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। हमारे पास ऑर्बिटल है 3p6 तक कंप्लीटली फिल्ड है। उसके बाद मैंने बनाया ये यहाँ पर 3d। 3d के बाद बनेगा हमारे पास 4s। 4s के बाद आएगा हमारे पास 4p। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब देखो एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक्चुअल में ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड है, ये कंसेप्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, सीएफटी के, लेकिन यूज वीबीटी में भी किए जाते हैं। एक्चुअल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप को डिफाइन करता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए हमें प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, मतलब NiCl4 में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किए जाते हैं, उसके लिए हम पहले प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करके पता लगाएंगे कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। अब प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो प्रैक्टिकल करने पर हमें पता चलता है कि ये पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक में जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटो, तो वहां से हमें पता लगता है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले एक्सपेरिमेंट करके टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले। उसके बाद अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश की हमने 1 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, 4 5 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अब देखो क्या हुआ, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखो ये Ni+2 का 3d8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक्चुअल में हुआ क्या, हमने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल में पता चला कि पैरामैग्नेटिक और अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब हम इसे बिल्कुल भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं करेंगे, मतलब यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर मान लो और कोई कंपाउंड होता और उस और किसी कंपाउंड में भी हमारे पास Ni+2 ही होता, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक की जगह प्रैक्टिकल करने पर डायामैग्नेटिक आ जाता, तो डायामैग्नेटिक आने का मतलब ये हुआ कि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम ये बोलते, हम थ्योरी अपनी कैसे सेट करते, देखो सिर्फ थ्योरी सेट की जा रही है, वीबीटी ने सिर्फ यही किया है, पहले प्रैक्टिकल किया कि अच्छा पैरामैग्नेटिक आया तो ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन अगर डायामैग्नेटिक आया तो वो बोलता कि इस इलेक्ट्रॉन को जंप लगा के यहाँ ले आओ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो गायब हो जाएगा और कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर ये डायामैग्नेटिक आता तो ये हमारे पास वीबीटी है। तो अगर प्योर वीबीटी के हिसाब से चलना है तो हमें कंपाउंड भी देगा क्वेश्चन में, और वो ये भी लिख के देगा कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, और ये भी देगा कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख के वो देता है, उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ रखने होते हैं। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं मतलब डायामैग्नेटिक, तो हमें ये सारे इलेक्ट्रॉन उठा के पेयर्ड कर देने होते हैं। ठीक, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हमें पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक लिख के नहीं देता है, हमें सिर्फ वो कंपाउंड देगा और बोलेगा कि बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए सीरीज याद करनी होती है। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ पर CFT भी मिक्स हो रहा है थोड़ा सा। वो CFT क्या है वो हमें आगे पता चल जाएगा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वीक फील्ड कौन से और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन से। तो Cl माइनस वीक फील्ड होता है। तो अब ये दोनों एप्लीकेशन है जो मैं बता रहा था। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो इसका। अगर वीक फील्ड है तो हमें उनको पेयर्ड नहीं करना है। ठीक है। अब हमें पता करने की जरूरत नहीं है कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक था। अगर यहाँ पर Cl दिया हुआ है मतलब पेयर नहीं करेंगे। हमने पेयर नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है। ये हमने लिखा Ni का 3d8। अब Ni के साथ में कितने लिगेंड है टोटल? 4 लिगेंड। 4 लिगेंड ने क्या किया? 4 लिगेंड ने अपने लोन पेयर डोनेट किए और वो Ni के d ऑर्बिटल में रख दिए। ये 4 लिगेंड ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए। क्रॉस वाला क्या है? ये Cl के लोन पेयर हैं जो Ni के ऑर्बिटल में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया? एक तो S और 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ पर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब देखो इजी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर? sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो गई? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री हो गई यहाँ पर टेट्राहेड्रल। ठीक है। और पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, ये है हमारे पास पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 3 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। अगर हम वीबीटी की बात करें, ध्यान रखना, तो वीबीटी, प्योर वीबीटी जो है वो हमें पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक खुद लिख के देता है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हमसे पूछा है, तो हम फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड का सहारा लेंगे। अगर वीक फील्ड है तो हमने जैसे इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए थे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इस इलेक्ट्रॉन को उठा के कहाँ डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे, पेयर कर देंगे सबको। ठीक। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। और सेकंड एग्जाम्पल है हमारा NiCN4-2। Cn यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कैसे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन? देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे Ni का स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट x-4 इज इक्वल टू -2। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2। ये स्टेप एक एक करके याद रख लेना, रट लेना इन स्टेप को कि किस किस स्टेप से हम निकल के जा रहे हैं। x इज इक्वल टू +2। ठीक। इसके बाद अब हमें Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। वो क्या होता है? Ar3d8 ये होता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अब हम यहाँ पर ऑर्बिटल्स के लिए बॉक्स बनाएंगे। क्या है ऑर्बिटल्स के लिए बॉक्स? सबसे पहले बनेगा 3d के लिए। d ऑर्बिटल है तो टोटल कितने इसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे? 5। ठीक। इसके बाद 3d के बाद क्या आता है हमारे पास? 3d के बाद आएगा 4s। 4s के बाद क्या आएगा हमारे पास? 4s के बाद आएगा हमारे पास 4p। ठीक। अब हमें देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल करें? टोटल d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन फिल हुए। लेकिन Cn क्या है यहाँ पर? Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमें इसे पेयर करना होगा। तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाएंगे और कहाँ फिल कर देंगे? यहाँ पर। देखो ये पेयर्ड होगा, इसी की हम बात कर रहे थे पहले। ठीक। अगर वीक फील्ड था तो वैसा का वैसा रहने देना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयर्ड कर देना है। ठीक है। अब क्या करना है हमें? अब हमें ये Cn ने इसके जो लोन पेयर डोनेट किए हुए हैं ना 4 4, उसके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ से फिल करेंगे? देखो 1 2 3 4। मतलब टोटल यहाँ पर कितने? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं। तो इस तरीके से उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब यहाँ से यहाँ तक देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। एक तो d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। तो dsp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कितना इजी, बिल्कुल सिंपल है। देखो कोई भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? dsp2। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ये टेबल में पढ़ा अभी हमने थोड़ी देर पहले। sp3 के लिए होता है टेट्राहेड्रल और dsp2 के लिए होता है
स्क्वायर प्लेनर। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, क्या इसके अंदर देखो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? इसके अंदर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हमने सीखे। अब इसकी प्रैक्टिस और करनी है तुम्हें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर निकालना।